नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी। जी। हाँ, मैंने हरियाली का फोटो लिया पीछे, क्योंकि आजकल सावन भी चल रहा है, इसलिए उस हिसाब को उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने वही एम्स का भी वही फोटो लिया, उसी व्यू से लिया है जहाँ पे हरियाली ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों से आज वैसे ही स्टार्ट करते हैं। मेरे को जो मिस राशि ने मुझे बताया कि आपको बोलना है पेट सीटी इन सार्कोमा। सो आप लोगों ने काफ़ी सब लोगों को पता ही होगा कि पेट सीटी सार्कोमा में क्यों करवाते हैं, क्या कराते हैं। आज आप तक तो मुझे लगता है आप भी न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन बन ही गए होंगे सारे, इतनी बार आप लोगों ने पेट करवा लिए होंगे, मोस्ट ऑफ यू। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ब्रीफ आइडिया दूंगा कि पेट सीटी क्यों कराते हैं, कैसे करवाते हैं और कब करवाना चाहिए, उसमें क्या डाउट आते हैं। जो डाउट अगर कोई बच जाता है तो आप सेशन के बाद क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, तो उसको उस तरीके से एड्रेस करेंगे हम। सो पहले तो आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और हम शुरू करूँगा कि न्यूक्लियर मेडिसिन जो मेरी अमेजिंग होती है, ये क्या चीज़ है। न्यूक्लियर मेडिसिन एक्चुअली जब मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन ज्वाइन की तो मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुमने डॉक्टरी क्यों छोड़ दी है, तुम कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए हो, तुम्हारे को तो डॉक्टरी करनी चाहिए थी। बट न्यूक्लियर मेडिसिन एक्चुअली ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जो डायग्नोसिस में हेल्प करती है और कुछ कैंसर्स में ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। इसमें होता क्या है, इसमें हम एक स्मॉल रेडियो ट्रेसर, जो रेडियो ट्रेसर मतलब वो चीज़ होती है जो रेडिएशन एमिट करती है, जो हम कहेंगे कि लाइट एमिट करती है, वो हम इंजेक्ट करते हैं अंदर पेशेंट के। और उसके साथ हम कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो जाके वहाँ उसको ले जाता है, और वहाँ पे जाके वो वहाँ से लाइट छोड़ता है, तो वो लाइट डिटेक्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर जगह जो है, इस जगह पे कैंसर हो सकता है या इस जगह पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमारे को ये चीज़ हेल्प करती है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन का, कि स्मॉल अमाउंट में जो रेडियो ट्रेसर्स है वो इंजेक्ट करते हैं और वो जाके पेशेंट के अंदर जाके लोकलाइज होता है। इसमें हमारे पास 2 मशीनें होती हैं, जो हम मतलब हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, बट कॉमनली जो मशीन यूज़ होती है जो स्कैन करने के लिए, वो है गामा कैमरा। जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये गामा कैमरा है। गामा कैमरा में नॉर्मली बोन स्कैन होता है, जो आप लोगों ने कुछ लोगों ने आप में से मे भी करवाया हो। और राइट साइड पे ये पेट सीटी की मशीन है, जो आप लोग फेमिलियर होंगे इससे। इसमें जो है पेट सीटी किया जाता है। सो ये मशीन है, पहले इंजेक्शन देते हैं हम। इंजेक्शन देने के बाद हम क्या करते हैं, मशीन पे स्कैन करते हैं। इसकी फर्दर जो है पेट सीटी किस लिए किया जाता है, पेट सीटी भी बहुत तरह का है। जैसा डॉक्टर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सब डॉक्टर समीर है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हम न्यूक्लियर पेट सीटी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब जो अभी बोल रहे थे पैलेटिव केयर के हैं। इसी तरीके से पेट भी बहुत किस्म के होते हैं। उसमें से जो हमारा कॉमन सा पेट सीटी है वो है पेट एफडीजी पेट सीटी, जो था आप लोगों में मोस्टली हम करते हैं वो एफडीजी पेट सीटी करते हैं। कभी कभी फैपी पेट भी होता है, कभी कभी गैलियम प्रोटोनाक पेट सीटी भी होता है, फ्लोराइड पेट सीटी भी होता है, बट डिफरेंट टाइप के पेट सीटी होते हैं। बट जो कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो एफडीजी पेट सीटी है। पेट सीटी करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, जो बड़ा ज़रूरी है उस टेस्ट को करने के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फास्टिंग। फास्टिंग 4 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी होती है पेट स्कैन करने से पहले। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि हम जब स्कैन करते हैं तो हम पेशेंट में ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, हम उस रेडियो ट्रेसर के साथ इंजेक्ट करते हैं, दोनों को मिला के। वो मिला के इसलिए करते हैं कि कैंसर सेल जो हैं वो ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, बट ग्लूकोज को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम उसके साथ रेडियो ट्रेसर अटैच करते हैं और फिर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, सो दैट कि वो जाके ग्लूकोज वहाँ ले जाएगा कैंसर सेल पे। वहाँ से जाके फिर वो जो रेडियो ट्रेसर है हमारा, वो वहाँ से रेडिएशन एमिट करेगा या फिर लाइट एमिट करेगा, वो लाइट हम डिटेक्ट कर सकेंगे मशीन की वजह से। तो इसलिए फास्टिंग अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारा स्कैन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अंदर जाके जो ग्लूकोज अंदर बॉडी में है, जो हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, दोनों कम्पीट करेंगे। जब दोनों कम्पीट करेंगे तो फिर वो स्कैन अच्छा नहीं आएगा। तो उसमें हमारे को जो हमारा मोटिव है, जो हमारा टारगेट है, वो लीजन हम नहीं उसको डिटेक्ट कर पाएंगे प्रॉपरली। तो लिहाजा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फास्टिंग रखें, और 4 घंटे की फास्टिंग मिनिमम हमको चाहिए चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी मेडिसिन बंद करनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन नहीं बंद करनी चाहिए पहले स्कैन करने से पहले। इस केस में हमें कहूँगा कि आप बेटर है कि हम लोगों से पूछ लें, डॉक्टर समीर से पूछ लें या जो भी रेफरिंग फिजिशियन है उससे पूछ लें कि ये मेडिसिन या ये दवा मुझे पहले स्कैन करने से पहले बंद करनी है या नहीं करनी है।
अगर वो कहेंगे कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन बंद करनी है तो आपको वो बंद करके आना है, अगर नहीं बंद करने की ज़रूरत है तो नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की दवा को बंद करने की ज़रूरत नहीं है स्कैन करने से पहले, जबकि डायबिटीज़ की मेडिसिन को हमें मॉनिटर करना पड़ता है, कभी हम बंद करते हैं कभी नहीं करते हैं, मोस्टली हम बंद करते हैं। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन सी मेडिसिन, और कैंसर की मेडिसिन जो है वो आप खा के आ सकते हैं स्कैन करने से पहले, नॉर्मली उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्कैन करने से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज आता है वो एलर्जी कंसिडरेशंस। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि इससे एलर्जी होती है कि नहीं होती है, ये कंट्रास्ट देने वाले हैं, इस कंट्रास्ट से हमारे को एलर्जी होगी नहीं होगी, रिएक्शन कोई होगी कि नहीं होगी। तो इसका जवाब ये है कि एलर्जी रिएक्शन जो हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, अगर वो हम जो कंट्रास्ट जो टेबल पे देते हैं वो अगर हम इंजेक्ट नहीं करते, सिर्फ एफडीजी वाला करते हैं, तो ये बहुत सेफ है, इससे कोई एलर्जी होती नहीं है। बहुत रेयर है किसी को एलर्जी हो, बट आप अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं कि किसी को एलर्जी नहीं होती है इस केस में। सो इसलिए इसके कंट्रास्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसमें कोई एलर्जी का कोई ज़्यादा रिस्क है। फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज आता है, कभी कभी प्रेगनेंसी होती है, उस केस में हमें लगता है, पेशेंट भी वरीड होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये स्कैन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ये तो हमें उसको, ये डिसीजन हम तब लेते हैं कि हमें उससे बेनिफिट कितना होगा स्कैन करने से और हमें नुकसान कितना होगा। तो ये तो इंडिविजुअलाइज वो है, डिसीजन है, ये तो फिजिशियन और लोगों को ही करना होगा। ये लोग, आप लोगों के लिए ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं है। बेटर यही है कि आपको अगर ऐसी कोई मतलब कंसर्न है तो आप पहले फिजिशियन से, जैसे डॉक्टर समीर हैं, हमारे से पूछ लिया कि हम कराएं कि नहीं कराएं, तो उस केस में हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। अब पेट सीटी करते कैसे हैं? आप लोगों ने कराया होगा, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने नहीं कराया है उनके लिए भी ये है, और जिन्होंने कराया है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, मेरे को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 4 घंटे की फास्टिंग करते हैं पेशेंट को, 4 घंटे की फास्टिंग के बाद हम इंजेक्शन देते हैं। नॉर्मली लोग पूछते हैं कि कितना देते हैं, क्यों देते हैं, कितनी डोज है। डोज हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से डिपेंड करती है, बट अडल्ट की जो डोज है वो 10 मिली क्यूरी है। वो हम आईवी इंजेक्शन देते हैं। आईवी इंजेक्शन देने के बाद हम क्या करते हैं, 60 मिनट का हमें वेटिंग टाइम बहुत ज़रूरी है। वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भी हमें वेटिंग टाइम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों नहीं उसी वक्त स्कैन करते। वो इसलिए ज़रूरी होती है, जो मेडिसिन, जो दवा हमने इंजेक्ट किया है, वो अपने जगह पे पहुंचने के लिए, जिस जगह को हम टारगेट कर रहे हैं या कैंसर सेल को टारगेट कर रहे हैं, उस जगह पे पहुंचने के लिए, उस पर्टिकुलरली लोकलाइज होने के लिए हमें 60 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। सो लिहाजा हमें 60 मिनट का वेट करना ज़रूरी है। जब हमने इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है स्कैन कराने के टाइम, कि आपने पानी पीते रहना है। पानी आपको अप्रॉक्सीमेटली, हम बड़े पे लोगों के लिए हम कहते हैं कि आप 2 लीटर के लिए पिए, बट छोटे बच्चों के लिए 1 लीटर भी काफ़ी होता है। अगर आप पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो ज़रूरत नहीं है मेडिसिन, जो हमारे कैंसर सेल के ऊपर गए जाने के अलावा बाकी बॉडी में गई है, वो वहाँ से वाश आउट हो जाएगी। वाश आउट हो जाएगी मतलब वहाँ से निकल जाएगी। जब वहाँ से निकलेगी तो फिर हमारे को स्कैन थोड़ा और अच्छा दिखेगा, बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगी, तो उस केस में हम और अच्छे तरीके से इमेजेस को देख सकते हैं, अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि स्कैन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब मुझे डॉक्टर समीर बोल रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि आप लोगों की क्या कंसर्न होती हैं ड्यूरिंग, जब वो आपके क्लिनिक पे जाते हैं, वो क्या पूछते हैं आपसे पेट सीटी के बारे में। तो उन्होंने बोला, वो पूछते हैं कि ये एफडीजी क्या है। तो ये मैंने तो पहले एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी दोबारा कर दूंगा, क्योंकि ये नॉर्मली सेफ होती है, आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो। ये जो पेट का कंट्रास्ट होता है, इसमें एलर्जिक रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये किडनी के लिए सेफ है कि नहीं है। 100% सेफ है किडनी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम है वो भी इससे करा सकते हैं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो है, उनको हमारे साथ और हेल्थ केयर वर्कर से कंसल्ट करके कराना चाहिए। इसके जो हम देखते हैं कि बेनिफिट हमारे कितने हैं एज कम्पेयर टू द रिस्क, तो उस चीज़ को बैलेंस करके फिर हम स्कैन करते हैं। अभी इस स्कैन के एडवांटेज क्या है बाकी वाले स्कैन लाइक सीटी से हो गया, एमआरआई से हो गया, इसमें हमें ये फायदा है कि हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है बॉडी की। हम सिर से लेकर पांव तक हम इसको स्कैन करते हैं, उससे हमें क्या होता है, कहीं भी बीमारी होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो लिहाजा ये हमें हेल्प करता है एक कंप्लीट पिक्चर देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यही स्कैन कराना है और अपना एक्सरे नहीं कराना है, या सीटी नहीं कराना है, या एमआरआई नहीं कराना है। उनकी अपनी वैल्यू है,
वो अलग जगह पे होती हैं, उसके लिए हम अलग बात करेंगे कभी, क्यों पेट सीटी की ज़रूरत कब होती है। कभी-कभी आपको सिर्फ लंग ही देखना होता है, तो मैं देख रहा था डॉक्टर समीर की टॉक जो चल रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि लंग के लिए सिर्फ सीटी ही काफ़ी हो जाएगी, तो आप लोगों को पेट सीटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाज़ा हमने ये चीज़ तो हमने मतलब हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, बट पेट का ये फ़ायदा है कि हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करता है, अगर वापस आया है या किसी स्टेज पे है, डायग्नोसिस भी हमें एक्यूरेट देता है, और उसके बाद हमारे को ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स असेस करने के लिए हमें फ़ायदा देता है कि हमें सपोज़ पेशेंट को कोई दवाई दी है, उसके बाद मेडिसिन इंजेक्ट की है या कीमोथेरेपी दी है, तो उसके बाद हम देखना चाहें कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, तो इसमें काफ़ी हेल्प होती है हमारे को। ये एक चीज़ और फ़ायदा है कि बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं, लाइक मान लो एक पेशेंट को एमआरआई भी करना पड़ेगा, सीटी भी करना पड़ेगा, या बोन मैरो भी करनी पड़ेगी, या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उन चीज़ों को भी अवॉइड करना से अच्छा है कि एक ही बार आप पेट करवा लो, उससे हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक क्वेश्चन और भी आप लोगों के दिमाग में बहुत आता होगा, जिस जो है एसयूवी मैक्स वैल्यू, वो क्या चीज़ है? वो बहुत बार वो हमारे से भी पेशेंट पूछते हैं, क्लिनिशियन से भी पूछते हैं कि ये जो एसयूवी मैक्स वैल्यू है, अब मेरी तो 2.5 से ज़्यादा आ गई है, अब मेरी 10 आ गई है, अब मेरी 11 आ गई है, अब मेरी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है जो एसयूवी मैक्स वाला है पेशेंट्स के लिए। एसयूवी मैक्स एक्चुअली हम इसलिए यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक्स में कि वो देखने के लिए कि पेशेंट्स को जो हमने मेडिसिन दी है, वो मेडिसिन कितनी जाके अंदर कैंसर सेल के ऊपर बैठी है, या लोकलाइज़ हुई है, या फिर कह सकते हैं उधर रुकी है, और कितनी बार चली गई है। उससे हमें ग्रॉसली बहुत सारे आइडियाज़ पता चलते हैं। एक आइडिया पता चलता है कि ये कैंसर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। ये पता चलता है कैंसर ने पहले कितनी थी, अब कम हुई है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स आया है। रिस्पॉन्स आया है तो मतलब आपने इस पेशेंट्स को मतलब और फर्दर ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इससे हल होते हैं। ये फ़ायदे इसके हैं कि हमें फ़ायदा बताती है कि कैंसर है कि नहीं है, अगर आया है तो वापस आया नहीं है। ये बताती है कि ट्रीटमेंट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, बट उसके साथ-साथ इसके कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। जब आप लोग या फिर लोग वो इंटरप्रेट करेंगे जिनको एसयूवी मैक्स के बारे में थोड़ा कम पता होगा, उसमें ये कन्फ्यूजिंग हो सकती है। कैसे कन्फ्यूजिंग हो सकती है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि जो हमने मेडिसिन दी है, ये कैंसर सेल्स में तो जाती ही जाती है, बट ये क्या जाती है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में भी जाती है। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो उसको हम देंगे, ये मेडिसिन जाएगी, हम एसयूवी नापेंगे, वो 10 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एसयूवी मैक्स कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, या उन लोगों के लिए जिनको पेट सीटी का नॉलेज थोड़ा मतलब वो उस फील्ड से नहीं है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा कि ये इन्फेक्शन की वजह से है या फिर कैंसर की वजह से है। उस केस में क्या है, जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग इतनी देख चुके हैं, तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से है या कैंसर की वजह से है। तो उस केस में आप लोगों ने ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, जो डॉक्टर आपको बोलेगा उसके ऊपर बिलीव करना है। क्योंकि और कोई मेथड नहीं है आपको ये बताने का कि ये एसयूवी मैक्स के इन्फेक्शन में 15 आ गई, क्योंकि इन्फेक्शन भी कभी-कभी ज़्यादा ले लेता है। तो लिहाज़ा जब आपको ये कोई ऐसा डाउट हो, तो आपको ये चीज़ को दिमाग में नहीं रखना है, बेटर है कि अब आप लोग हमसे पूछ लें कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या रेलेवेंस है, तो हम आपको अच्छे तरीके से बता पाएँगे कि इसकी सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस क्या है। तो उसके बाद आ गया, ये हेल्प करती है, जैसे मैंने बोला कि रेडिएशन थेरेपी है, हमने थेरेपी दी पेशेंट को, उसके बाद वो चली गई, कम हो गई, तो हमें पता चल रहा है कि ये वर्क कर रही है। तो इस तरीके से एसयूवी मैक्स का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके साथ, बट आप लोग जो है ज़्यादा इसके बीच में हम लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर पाएँगे। जैसे मैं इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में आपको बता रहा था, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें एसयूवी मैक्स ज़्यादा आती है, इसलिए हमें ये कैंसर सेल्स को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब हो गया, इसमें जो है पेट सीटी कहाँ-कहाँ काम आता है, मतलब हमारे में उसको कहते हैं इंडिकेशन। ये स्टेज करने में हेल्प करेगा पेशेंट को कि ट्यूमर कहाँ है, वहीं है, कहीं और गया हुआ है। और उसके बाद हमारे को ये हेल्प करना बताता है, एक्यूरेटली ये बताता है कि कन्वेंशनल इमेजिंग जो है वो सिर्फ़ उसी जगह को बताती है, और पेट सीटी बाकी जगहों को भी बताता है। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि ये कैसे हेल्प करता है स्टेज करने में। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो लाल कलर है, ये कैंसर है,
ये फिबुला का कैंसर है इनको, जो पेशेंट था इनको। अब हमने ये देखना होता है कि ये यहीं पे है या कहीं और बॉडी में गया हुआ है। तो जैसे हम देख रहे हैं इसमें, इस पेशेंट में एक ये वाला स्पॉट है और एक ये स्पॉट है, तो इसका इससे हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो बीमारी है वो सिर्फ यहीं नहीं है, बाकी जगहों पे भी है। जैसे ये जो कलर दिख रहा है ये नॉर्मल है, ये ब्लैडर की वजह से आता है, तो इसलिए लिहाजा हमने इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। तो ये जो 2 हैं इससे हमें पता चलता है, फिर क्लिनिशियन को बताते हैं और फिर वो हमें हेल्प करते हैं उसमें। ये एक और पेशेंट है जिसको थाई का ट्यूमर था यहाँ इस रीजन का, बट लंग में भी गया हुआ और बोन में भी गया हुआ, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये कहाँ गया हुआ है। ये एक और पेशेंट है जिनकी क्या था यहाँ पे, ये था MPNST था। ये इसमें हमें कंफ्यूजन था कि ये बिनाइन है, मतलब कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, तो हमने इसका पेट सीटी किया, हमारे को पता चल गया इसमें ये जो हमारी मेडिसिन है ये लोकलाइज हो रही है, लिहाजा ये मैलिग्रेंट है, कैंसरस है। तो इसीलिए हम और भी हमें SUV से और पता चलता है कि कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर है। ये एक और पेशेंट है जिसमें हमने मेडिसिन दी, ये था ट्यूमर इस रीजन का। जब इसको मेडिसिन दी तो फॉलो अप में हम देख रहे हैं बिल्कुल ये जो कलर है चला गया, इसका मतलब है पेशेंट ने पूरा रिस्पॉन्स कर दिया है। तो इस तरीके से पेट हमें हेल्प करता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेशन है या वो कहेंगे यूज है पेट सीटी का, वो है रिकरेंस। सपोज किसी को ट्रीटमेंट दे दिया है, अब उस पेशेंट को डिजीज है कि नहीं है, उसको देखने का बेहतर तरीका पेट सीटी ही है। लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल बताता हूँ, ये पेशेंट थे, इनको यहाँ का टीबिया का ट्यूमर था, ऑस्टियोसार्कोमा, ये ऑपरेट हो गया, यहाँ बिल्कुल ठीक हो गए, बट फ्यूचर में क्या हुआ, एक स्वेलिंग आई शोल्डर रीजन में। आप ये देख रहे हैं कि इनको ये बीमारी वापस आ गई, और पेट सीटी से हमें ये पता चल गया कि बीमारी एक तो ये है, एक लंग में है। लिहाजा उसी तरीके से आपको आपका क्लिनिशियन ट्रीट करेगा कि डिजीज कहाँ है और कितनी है। एक और चीज़ है जो हम आप आजकल कॉमनली यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, मेटाबॉलिक बायोप्सी। उसका मतलब ये है कि ट्यूमर नॉर्मली क्या होता है, जब कैंसर होता है तो बीच में डेड टिश्यू होता है, बीच में लाइव टिश्यू होता है। तो जब हम सीटी से बायोप्सी करने की कोशिश करते हैं तो वो हम बहुत बार आपकी जो सीटी है कहते हैं जी नेगेटिव आई है। तो आप बोलते हैं क्यों नेगेटिव आई है भाई, हमने तो आपने ठीक सैंपल लिया था, बट होता क्या है कि अंदर ट्यूमर डेड होता है। जब आपने डेड टिश्यू ले लिया तो आप बायोप्सी नेगेटिव आ जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए हम पेट के साथ गाइडेड बायोप्सी करते हैं। जैसे अगर हम सीटी से गए और यहाँ से ले आए जो ये एरिया सेंटर में जिसमें कलर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम करेंगे तो बायोप्सी नेगेटिव आएगी, हमारे को नहीं पता चलेगा कि वो बायोप्सी सही है या गलत है। तो सपोज जो एरिया जहाँ पे कलर है यहाँ से लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट पता चलेगा। इसी तरीके से जो हमारी जिस्ट होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर जिसको कहते हैं, उसका रिस्पांस वैल्यूएशन के लिए भी पेट काफी यूजफुल है। कुछ लोग यहाँ जिस्ट वाले भी होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमने क्या किया इस पेशेंट को, ये पेशेंट की बेस लाइन है, फ्री थेरेपी स्कैन लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। इसमें क्या है, लिवर में लीजन थे, एक ये है, एक ये है, ये ऑलरेडी डेड लीजन है। इनको थेरेपी दी और प्योस थेरेपी में हमारे को सीटी पे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ है। ये देखो डिफरेंट कलर वाला, बट जब हमने पेट सीटी किया तो ये कलर चला गया था। दैट मीन इस पेशेंट ने पूरा रिस्पांस कर लिया कीमोथेरेपी से। तो हमें लिहाजा ट्रू पिक्चर देगा ये जिस्ट वाले पेशेंट्स में। इसके साथ मैं अपनी ये टॉक खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप लोगों ने पेशेंसली सुना। तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आंसर करने के लिए आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीम, आपका सेशन बहुत ही इंसाइटफुल था। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चैट बॉक्स में आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि एक पेट सीटी के बीच में, दो पेट सीटी के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए। जैसे स्पेशली जो आउट स्टेशन पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा हाल ही में पेट सीटी हुआ था और उनके डॉक्टर्स कोई और होते हैं, जब तक वो एम्स में आते हैं और उनको कहा जाता है कि कई बार 2 महीने में पेट सीटी करवाना है। ऐसे पेशेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि क्या पेट सीटी कराना उनके लिए सेफ है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे करवाना चाहिए। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं तो यही कहूंगा कि सपोज हम कभी कभी क्या करते हैं कि सपोज पेशेंट ने 2 महीने बाद पेट कराया है, उसकी डिजीज एक्टिव है, अभी वो रिमिशन में नहीं गया है, तो हमें करंट स्टेटस चाहिए होता है कि भाई 2 महीने में डिजीज कम हुई है, बड़ी है, कितनी है, क्योंकि वहां से हमने स्टार्ट करना है, हमारे लिए वही जीरो होगा। तो उस केस में उसको पेट कराना जरूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरा होता है कि कोई पेशेंट है जिसने ट्रीटमेंट हो गई है और उसको कोई जरूरत नहीं है, उस केस में क्या है, पेट जो है वो मेरे हिसाब से क्लिनिशियन की डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए, पेशेंट की मर्जी से नहीं होना चाहिए। उसको 2 साल भी नहीं कराओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी उसको। अगर उसमें यही है कि आप अपने रेगुलर फॉलोअप में रहो, जब क्लिनिशियन को लगेगा कि मुझे पेट सीटी कराना चाहिए वो कराएगा,
वो कोई गाइडलाइन ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 6 महीने बाद करानी चाहिए, साल बाद कराना चाहिए, 2 साल बाद कराना चाहिए। अभी तक इसमें ऐसी गाइडलाइन कोई एस्टेब्लिश नहीं हुई है। डिफरेंट टाइप की छोटी-मोटी गाइडलाइन बनी है, बट जो जिस गाइडलाइन को हम फॉलो अप करें, वो फॉलो करें कि ये गाइडलाइन फॉलो करके हम ये करेंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। अभी तो हमारे पास इसका कंक्रीट आंसर यही है कि अगर पेशेंट की डिजीज़ एक्टिव है, तो फिर तो हम कर सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम, 3 मंथ में भी करना चाहिए, 6 महीने में भी करना चाहिए। बट जब डिजीज़ रिमिशन में चली जाती है, तो उसके बाद आप क्लिनिशियन की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दें। अच्छा, सर एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट क्या करते हैं, पैट सीटी बाहर से करवा के लाते हैं, और वो ऐसे सेंटर से करा के लाते हैं जो रेट तो अच्छे देते हैं, मतलब 7,000 में कर देंगे, 10 में कर देंगे, 8 में कर देंगे। बट कभी-कभी ऐसा नहीं है कि उनके सारे स्कैन गड़बड़ होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है, उनके स्कैन्स की क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है। फिर हमें उसमें इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल हो जाता है। इंटरप्रिटेशन इन द सेंस कि आपकी बीमारी मिस हो सकती है। पुअर क्वालिटी की होगी तो हम उसको 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 इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे केस में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने क्लिनिशियन से ज़रूर पूछिए कि आप किस जगह से कंफर्टेबल और कहाँ से आपको रिपोर्ट में अच्छा रिजल्ट आता है, सो दैट कि ये इशू हमें यहाँ आके रिव्यू करने में ना आए। और कभी-कभी हमारे डिपार्टमेंट में एक चीज़ आपने बोली थी कि हमारे आपको बहुत सारे पेशेंट्स ये भी क्वेरी करते हैं कि सीडी लोड क्यों करवा रहे हैं, इतना क्यों घूमना पड़ रहा है हमको, या फिर कराने की ज़रूरत क्यों है, या फिर रिव्यू करने की। होता क्या है कि जब हम बाहर पेट सीटी कराते हैं, तो वो लोग क्या हैं, वो सारे ट्यूमर देखते हैं। उनका जो विज़डम है, उनका जो सारकोमा को रीड करने का इतना नहीं होता कि जो यहाँ स्पेशलाइज़्ड सारकोमा को देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोग सिर्फ़ सारकोमा पे ही काम कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, इस बीमारी को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताएँगे। कभी-कभी क्या होता है, पेशेंट की बार अगर हमने स्कैन कराया, पेशेंट का साइज़ कम हो गया ट्यूमर का, बट एसयू भी बढ़ गई। बट वो फ़र्क क्यों होता है? वो ये नहीं हुआ कि बीमारी की वजह से हुआ है। वो होता क्या है मोस्टली कि आपने पिछली बार डोज़ 5 मिली की दी, नेक्स्ट टाइम आपने 10 दे दी, तो उसकी एसयू भी दूसरी बार बढ़ गई, बट डिज़ीज़ तो कम हुई। बट बार वाले कहेंगे नहीं बढ़ गई, लिख दिया प्रोग्रेशन है, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक जनरलाइज करने के लिए ये ज़रूरी है। सीडी लोड करने में हमारे यहाँ दिक्कत होती है क्योंकि इतना रश होता है, तो होती है, थोड़ा इनकन्वीनियंस इनको होता है। उसके लिए इनको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, बट उसके बाद जो है इनका रिज़ल्ट और इंटरप्रिटेशन थोड़ी अच्छी होगी, वो बेटर होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीम। एक और क्वेश्चन है मिस्टर लक्ष्मी गणेश का चैट बॉक्स में कि आंसर इस पे किया गया कि पेट सीटी विद कॉन्ट्रास्ट के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ऑन द बॉडी, बट इज एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट गॉट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनी बॉडी पार्ट सच एज किडनीज? देखो, जो पेट सीटी विद कंट्रास्ट करते हैं, पेट सीटी विद कंट्रास्ट का मतलब ये होता है, एक कंट्रास्ट तो हम भी देते हैं, उसको भी कंट्रास्ट कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, बट वो कंट्रास्ट नहीं होता है, उसको कहते हैं एफटीजी। वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म होती है। बट उसके साथ कभी-कभी हम कंट्रास्ट वाला पेट भी करते हैं, जो टेबल के ऊपर इंजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आयोडीनेटेड कंट्रास्ट। उसकी वजह से जो किडनी वाले पेशेंट हैं, उनको थोड़ा उसके फंक्शन इंपेयर हो सकते हैं और उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो डॉक्टर आपकी क्रिएटिनिन वैल्यू चेक करके फिर ही आपका वो कर सकता है। तो इसलिए हमारे को क्या है कि वो चीज़ हम देखते हैं कि उसको कब ज़रूरत है, और जो क्वेश्चन है उनका, वो क्वेश्चन ये है कि एमआरआई कंट्रास्ट की भी कोई डिसएडवांटेज है? यस, एमआरआई कंट्रास्ट के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट वो कम होते हैं क्योंकि वो गैडोलिनियम वाला होता है, वो सेफ होता है रिलेटिवली सीटी वाले से, तो लिहाजा एमआरआई वाला अगर कराना पड़े तो कोई दिक्कत खास नहीं आती। थैंक यू। एक टेस्ट पॉइंट पेशेंट का क्वेश्चन है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है और उसका क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 3 months आई एम एडवाइज टू डू एमआरआई, डज एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट इज एडवाइजेबल एवरी टाइम और कैन वी डू विद कॉन्ट्रास्ट इन बिटवीन से आफ्टर 6 months एंड नॉर्मल एमआरआई अदर टाइम्स? देखो, मोस्टली एमआरआई करोगे आप विदाउट कंट्रास्ट, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कभी-कभी नहीं अप्रोप्रिएट चाहिए होती है। क्या होता है कि अगर सपोज ट्यूमर डेड है, तो उसको कंट्रास्ट दोगे, अगर लाइव ट्यूमर है तो वो कंट्रास्ट एनहांस करेगा, वो कंट्रास्ट लेगा, तो उससे इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलेगी वो हमारे को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करेगी। तो अगर फिजिशियन ने, क्लिनिशियन ने आपको कंट्रास्ट के साथ लिखा है, तो वो कंट्रास्ट के साथ ही कराओ, चाहे वो क्योंकि एक चीज़ और होती है, हम नॉर्मली जो हमें रिस्क टू बेनिफिट रेशियो एक चीज़ होती है, वो देखनी होती है। रिस्क टू बेनिफिट रेशियो क्या है कि हम पेट सिटी करने से जो बेनिफिट ले रहे हैं, वो फार फार इम्पॉर्टेंट है या फार फार ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू उसके रिस्क। रिस्क जो है, थ्योरेटिकल रिस्क जरूर है रेडिएशन का, कि आपको रेडिएशन लगेगी, आपको दूसरा कैंसर हो सकता है, बट वो थ्योरेटिकल है, वो बहुत कम चांसेस है। नॉर्मली अगर सार्कोमा वाला पेशेंट जो है,
अगर सपोज वो 30 साल के बाद या 40 साल के बाद उसको कभी कोई रेडिएशन का इफेक्ट आएगा भी, तो उससे पहले तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी होनी चाहिए। तो वो बहुत सारी बेनिफिट और रिस्क रेशो हमें देखनी होती है। तो लिहाजा जो है, आपको अगर बोला जाए तो इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कुछ सोचने वाली बात है। जी।